रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेटिंग कहा जाता था। लैवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान जो लूसेंट का बुक है उसमें पहला चैप्टर पदार्थ एवं उसकी प्रकृति है। आइए जानते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हवा, जल, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों के अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी हैं। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर, जिसे हवा कहते हैं। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थों का वर्गीकरण देखिए कैसे पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ जो है, पहले पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में 3 भाग हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। रासायनिक वर्गीकरण 2 भागों में विभाजित है, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। आइए शुद्ध पदार्थ के बारे में देखते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में विभाजित है, तत्व एवं यौगिक। तत्व भी 2 भागों में विभाजित है, धात्विक एवं अधात्विक। यौगिक 2 भागों में विभाजित है, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक। मिश्रण भी 2 भागों में विभाजित है, समांग मिश्रण एवं विषमांग मिश्रण। अब आइए जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे में लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे में अल्कोहल हो गया, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि। तीसरा अवस्था है गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, गैस कहलाता है। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, द्रव, गैस। इसका उदाहरण है जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप
से गैस बन जाते हैं। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। आयोडीन कपूर को जलाने पर ये सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। आइए तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। अब सोना को तोड़ा जाएगा तो सोना ही रहेगा, क्या है, कितना भी सूक्ष्म उसे क्यों ना कर दिया जाए। चांदी को तोड़ा जाएगा तो वो चांदी ही रहेगा। इसलिए ये सब तत्व हैं। यौगिक कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत मात्रा देखिए। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर 46.60% है। सिलिकॉन का मात्रा 27.72% है। एल्यूमिनियम 8.13% है। लोहा 5% है। कैल्शियम 3.6% है। सोडियम 2.83% है। पोटेशियम 2.59% है। मैग्नीशियम 2.09% है। टाइटेनियम 0.44% है। हाइड्रोजन 0.14% है। कुल मिलाकर ये 99.14 हुए। आइए जानते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। अब मिश्रण जैसा कि हम लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण एवं विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण के बारे में जानते हैं। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। हवा विषमांग मिश्रण दूसरा हो गया। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कुछ सामान्य तत्व: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व 0.046%। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में जानते हैं। रवाकरण पहला विधि है, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है।
ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि डिस्टिलेशन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण वेपोराइजेशन एवं दूसरा भाग संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। तीसरा विधि है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। बर्न लेखन क्रोमैटोग्राफी। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन जिसे स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा अवशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में जानते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है? द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष ताप नियत रहे। हिमांक के बारे में जानते हैं। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। गलने तथा जमने पर आयतनों में परिवर्तन। गलने तथा जमने पर आयतनों में परिवर्तन। चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ जलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पित्तल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में पलवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जाते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे में के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में
बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्रण ढाली नहीं जाती, केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण, आइए जानते हैं हिमकारी मिश्रण क्या है। फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा डुबाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वेपराइजेशन जिसे कहते हैं, द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होती है। पहला वाष्पन होता है और दूसरा क्वथनन, जिसे बॉइलिंग कहते हैं। वाष्पन को इवेपोरेशन कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से, आइए समझते हैं, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से पहला है क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। तीसरा है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत ताप के लिए नियत ताप जिस क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है।